नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे कि राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान है वे सोपान कौन कौन से। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जाना पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में कि राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं जानी, पाठ्यक्रम निर्माण के जो सामान्य और विशेष सिद्धांत होते हैं उनके बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि राजनीति पाठ्यक्रम निर्मित करते समय जो मत होते हैं, जो मत किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों विचारकों के होते हैं। अब हम जानेंगे कि जब एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिसका निर्धारण किया जाता है, तो उसके निर्माण के दौरान वे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके हम पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम निर्मित करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर वे सभी पहलू, वे सभी क्षेत्र शामिल होने चाहिए जिससे बालकों के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके और एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके। तो हम जानते हैं इसके सोपान। जो सोपान है पाठ्यक्रम निर्माण, जो सबसे पहला है लक्ष्य एवं उद्देश्य। ये इसका है पहला सोपान। दूसरा सोपान है अधिगम अनुभव का चयन। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। ठीक है। चौथा है इसमें अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। ये इसका चौथा। और पांचवा है इसमें मूल्यांकन। ये इसका पांचवा। तो ये है हमारे सामने जब आदर्श राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक या आप ये पुस्तक किसी भी विषय के संदर्भ में हम जब पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं तो इन स्टेप्स को हम ध्यान रखते हैं। इसको हम और अच्छे से भाई समझेंगे। हमने इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहला लक्ष्य एवं उद्देश्य। हर पाठ्यक्रम के अपने लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सेकेंड है अधिगम अनुभव का चयन। अनुभव अपने आप में बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ जानकारी प्रदान करते हैं, इसलिए सीखने के लिए कौन से अनुभव है और उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इन सब बातों को हमने इस पॉइंट में जानेंगे। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। कंटेंट को किस तरीके से डिसाइड करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है, इस बारे में जानेंगे। अधिगम अनुभव विषय वस्तु का अंतरण किस तरीके से करना है, इसको जानेंगे। और लास्ट में मूल्यांकन प्रक्रिया किस तरीके से होती है, क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम अगर उसमें मूल्यांकन का पहलू शामिल नहीं है तो वो सफल नहीं होगा, इसलिए मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। इस तरह से इसके जो 5 हैं इनके बारे में हम समझेंगे। तो ये है राजनीति पाठ्यक्रम का सोपान। अब हम इस सोपान के अंदर आज हमारा पहला है लक्ष्य और उद्देश्य, इसको जानते हैं।
लक्ष्य एवं उद्देश्य, लक्ष्य एवं उद्देश्य। सबसे पहला है इसमें सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। सामाजिक उद्देश्य, इसको हम समझेंगे कि जो समाज है हमारा, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका अस्तित्व है, समाज में रहकर वो अपना जीवन यापन करता है। तो हम पाठ्यक्रम को समाज से दूर नहीं कर सकते। समाज की कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ मान्यताएं होती हैं। इन आकांक्षाओं, मान्यताओं, परंपराओं, इन सब बातों का ध्यान पाठ्यक्रम निर्माण में किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसा कोई भी कंटेंट ना हो जो समाज और परिस्थितियों के विपरीत हो। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि समाज में किस तरीके से प्रगति लाई जाए, किस तरह से उसका उत्थान हो, किस तरीके से उसका विकास हो। इन सब बातों का ध्यान पाठ्यक्रम के सामाजिक उद्देश्य होनी चाहिए। कुल मिलाकर समाज की प्रगति, समाज के उत्थान में जो पाठ्यक्रम योगदान दे सके, वही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा है दार्शनिक, दार्शनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। दार्शनिक यानी पाठ्यक्रम निर्मित करते समय जो दार्शनिक उद्देश्य, जिससे कि आदर्शवादी राष्ट्र का निर्माण हो सके, एक ऐसा राष्ट्र जो प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके, एक ऐसा देश जिसके अंतर्गत लोगों की सोच बहुत ही आदर्श हो। तो इस तरह से जो भी दार्शनिक विचारधारा है, आदर्श है, इन सब बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों की सोच बहुत ही अच्छी निर्मित हो, राष्ट्र की सोच बहुत ही अच्छी निर्मित हो सके। जैसे कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का या भावना का एक सोच रखता है, तो कहीं ना कहीं दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत ही आता है। यानी कि अपने तक सीमित न रह सके, पूरे पृथ्वी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय, विश्व लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सोच निर्मित करना। हम हमारी सोच को संकीर्ण न करके हमारी सोच को व्यापक करेंगे, वो तभी संभव है जब हमारी सोच दार्शनिक रूप में सामने आएगी। तीसरा है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, हर देश की अपनी एक सभ्यता होती है और संस्कृति होती है। उस संस्कृति से उसकी अपनी एक पहचान होती है। तो हम पाठ्यक्रम से उम्मीद करते हैं कि वो उस देश की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखें। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी कि जो भविष्य विद्यालय में जो बढ़ रहा है, शिक्षण ले रहा है और तैयार हो रहा है, उसको अपनी सभ्यता और संस्कृति से संजोए रखना, उसको जोड़े रखना, उससे विमुख नहीं होने देना। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभ्यता और संस्कृति का अच्छे से समावेश होना चाहिए। जैसे कि हम विद्यालय स्तर पर हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारे त्योहार, उत्सव पर्व, इनका भी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जरूरी नहीं पाठ्यक्रम में उसको को कल्चर जो भी एक्टिविटीज है, जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से उसको अपनाते हैं। तो हम हमारी संस्कृति के अनुसार शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, संस्कृति से विमुख नहीं हो रहे। तो पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य। हर राष्ट्र की क्या है? अपना एक संविधान है। जैसे कि हमारा
भारत देश। उस संविधान के अंतर्गत बहुत सी बातें कही गई है, जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि व्यक्तियों के अधिकार आते हैं, व्यक्तियों के कर्तव्य आते हैं, राष्ट्रीय धरोहर आती है। ये सब बातें संविधान के अंतर्गत दी गई है। तो कुल मिलाकर जब हम बालकों को शिक्षण करवा रहे हैं तो उस संविधान की पालना हो सके, उस संविधान की गरिमा बनी रह सके और संविधान के अनुसार देश के अंदर बालकों को किस तरीके से शिक्षित कराते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना। कुल मिलाकर हम कहना चाहेंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रही जानी चाहिए। राष्ट्र की एकता के माध्यम से ही राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी, राष्ट्र का उत्थान होगा। तो इन सब बातों का ध्यान पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम बालकों को जो भी राष्ट्रीय धरोहर है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके क्या अधिकार है, उसके क्या कर्तव्य है, देश के संविधान के बारे में जानकारी प्रदान करना, जिससे उसकी राष्ट्रपति भक्ति बनी रह सके। ये सब बातें पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य में। अगला है अभिभावक। अभिभावक जब अभिभावक यानी कि माता पिता या जो उसका पालनहार है, माता पिता पालन करते हैं, वह अपने बच्चे को विद्यालय भेजता है तो उसकी कुछ आकांक्षाएं होती है और उसकी कुछ इच्छाएं होती है। और माता पिता क्या चाहता है कि उसका बालक पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने, उनका नाम रोशन करे, अच्छा भविष्य निर्मित हो। तो पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य है, उसका ये लक्ष्य है कि जो पाठ्यक्रम बालक पढ़ रहा है उसके भविष्य के संदर्भ में काम आए, उसको कुछ बनने के लिए काम आए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि शुरू से ही बालकों को कैसा शिक्षण करवाना चाहिए, बुनियादी शिक्षा, जिसके अंतर्गत बालक पढ़ लिखने के कुछ कार्य को सीखे और आने वाले समय में उस कार्य से अपना जीवन यापन कर सके। तो हम यही बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम बालक पढ़ रहा है वो पाठ्यक्रम उसको कुछ न कुछ प्रदान करे, उसको कुछ सीखने को दे, उसको कुछ आगे का भविष्य निर्धारित करे, जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके। और वही पाठ्यक्रम अभिभावकों की आकांक्षाओं के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि अभिभावक संतुष्ट रह सके कि जो बालक पढ़ रहा है उसको आने वाले समय में उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और उसको कुछ न कुछ बनने के लिए प्रेरित करेगा। इससे अगला है वैश्वीकरण। जब हम पाठ्यक्रम के लक्ष्य उद्देश्य की बात करें तो वैश्वीकरण को हम दूर नहीं कर सकते, विश्व को हम दूर नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक समान है और हम इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। वो तो ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से हमने अपने क्षेत्र बांट दिए, लेकिन क्षेत्र बांटने से समस्या है वो नहीं बढ़ जाती, वो तो सबकी एक समान ही रहती है। जैसे कि पर्यावरण समस्या है या वैश्विक जो कोरोना की समस्या है, वो सबकी समस्या, किसी एक पर्टिकुलर देश की समस्या नहीं है। इसलिए शुरू से ही बालकों को वैश्वीकरण का पाठ पढ़ाइए, अंतर्राष्ट्रीय का पाठ पढ़ाया कि जो भी करना है वो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना है, यानी कि आपके द्वारा किया गया कार्य संपूर्ण विश्व पर एक समान लागू हो सके। या पर्यावरण का आप संरक्षण कर रहे हो, उसका दोहन होने से रोक रहे हो, तो अपने साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी का भी आप संरक्षण कर रहे हो। आप कोरोना से बचाव कर रहे हो तो वो संपूर्ण मानव जाति के लिए कर रहे हो। इस तरह से वैश्वीकरण के पाठ के माध्यम से हम बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना ला सकते हैं और हमारा भारत को इसका अनुसरण करता है। तो यह है हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे पहला लक्ष्य एवं उद्देश्य। अब हम दूसरा जानते हैं अधिगम अनुभवों का चयन। अधिगम अनुभवों का चयन यानी कि
पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय उसमें अधिगम अनुभवों का चयन किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनुभव शामिल होंगे तो सीखने की प्रक्रिया बेहतर बनेगी। सबसे पहला इसमें शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव, शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। जो शिक्षक अपने जीवन में किस तरीके से आज इस मुकाम पर आया, उसने अपना अनुभव किस तरीके से या अभी बोल सकते हैं उसका जीवन किस तरीके से निर्मित हुआ है, उसके अनुभवों को, उसके विद्यालय अनुभवों को पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए, क्योंकि ये इसमें शामिल होंगे तो वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने विद्यार्थियों को उसी तरह का एक बेहतर शिक्षण प्रदान कर सकेंगे। क्योंकि जितना हम हमारे अनुभव को जानते हैं तो हम आगे का कार्य उतना ही बेहतर कर सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम को शिक्षक के विपरीत न करते हुए शिक्षक के पक्ष में उसके जीवन के अनुभवों को, उसके विद्यालय के अनुभवों को शामिल कीजिए, ताकि शिक्षक जब उसको पढ़ाता है, उसको पूर्ण करवाता है, तो वो अपने अनुभव को साथ में लेकर उसको जोड़ करके एक बेहतर शिक्षण बालकों को करवा सके। इसलिए शिक्षक के विद्यालय जीवन के अनुभव शामिल किए जाने चाहिए। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके संदर्भ में कौन कौन से अनुभव है उसके बारे में जानना। सीखने के लिए कौन से प्रोसेस है, जैसे कि सीखने के लिए हम अगर एक खेल विधि को शामिल करते हैं, हम सीखने में खेल विधि को शामिल करते हैं, या फिर आप जैसे कि पात्र अभिनय विधि, या आप यूं कह सकते हो ब्राह्मण विधि। ये सब मेथड्स है, ये सब प्रोसेस है जो सीखने को इंटरेस्ट बनाते, रुचिपूर्ण बनाते, बालकों को सीखने के लिए एक तरह से तैयार करते हैं। अगर हम खेल विधि का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मण विधि का करते हैं, पात्र विधि का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है, बच्चों की जिज्ञासा रहती है, बच्चों को उत्सुकता आती है, और यही उत्सुकता और जिज्ञासा और यही इंटरेस्ट उसकी सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाता है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्मित करते समय इस बात पर ध्यान रखना, क्या उसको खेल विधि से पूर्ण किया जा सकता है, क्या उसमें ब्राह्मण विधि हो सकती है, क्या उसमें पात्र अभिनय विधि हो सकती है। अगर ये सब तरीका अगर हम उसको अपनाते हैं तो एक आदर्श पाठ्यक्रम निर्मित हो सकता है। इसलिए हमको इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है कक्ष के अधिगम जो क्लासरूम है, जो कक्षा कक्ष है, उसको हम शिक्षण से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासरूम की टीचिंग बच्चों को समझ में आती है। तो कक्षा कक्ष के क्या अधिगम अनुभव है, सीखने की प्रक्रिया कक्षा कक्ष के अनुसार है कि नहीं है। जैसे कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत हमने तकनीकी की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम सीखने की प्रक्रिया को बेहतर नहीं बना सकते। विद्यालय कक्षा कक्ष के अंतर्गत क्या सुविधा है, क्या वो शिक्षण करवाया जा सकता है, अगर इस तरीके की हम बातों को ध्यान रखेंगे तो सीखने की प्रक्रिया बेहतर बन सकती है। इसलिए कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए और कोशिश की थी कक्षा कक्ष को उसके अनुसार निर्मित करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। अगला है रुचि
संबंधी अधिगम रुचि, जिज्ञासा होती है, रुचि होती है, या उसको इंटरेस्ट बोलो, तो इंटरेस्ट के अनुसार उसको संबंध लेके अधिगम अनुभव से बालकों की रुचि का ध्यान रखना, बालकों की जिज्ञासा को ध्यान रखना, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम में रुचियां उत्पन्न नहीं होगी, जिज्ञासा ही नहीं आती है, तो शिक्षण की प्रक्रिया बेहतर नहीं बन सकती। इसलिए इस बात पर ध्यान देना, उसमें कितनी रुचि है, उसमें कितना इंटरेस्ट है, तब जाके हम एक आदर्श पाठ्यक्रम को निर्मित कर सकते हैं। अगला है शिक्षण सूत्र संबंधी शिक्षण के सूत्र। अब ये शिक्षण के सूत्र क्या है कि जिसके माध्यम से जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो बच्चों के शिक्षण से संबंधित है, वह प्रक्रिया आदर्श रूप में निर्मित हो सके, बच्चों को समझ में आए। जब भी हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो पाठ्यक्रम शुरू से हम अंत तक कोशिश करते हैं, या पाठ्यक्रम निर्मित होता है कि जिससे हम सरल से सरल कंटेंट को धीरे धीरे उसमें जटिलता आती जाए। एक छठी कक्षा का बालक और 12वीं कक्षा का बालक जब संविधान या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ता है, तो छठी क्लास का उसका बेसिक नॉलेज लेगा और 12वीं क्लास का उसका एक जटिल और आंतरिक जो नॉलेज है, वो अंदर का नॉलेज वो ज्ञान करेगा। इसलिए शिक्षण सूत्र क्या कहता है? सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो सरलता से जटिलता की ओर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम शुरुआत में सरल और धीरे धीरे बालकों को जटिल जानकारी प्रदान की जाए। अगला अधिगम के नियम संबंधी बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अपने सीखने के नियम दिए, चाहे वो पावलोव का हो, चाहे थॉर्नडाइक का हो, चाहे जीन पियाजे का हो, चाहे स्किनर का हो, सबने अपने शिक्षण के नियम दिए कि बालक किस तरीके से अपने शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और उसमें किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो अधिगम के जो भी नियम, जैसे कि जो प्रयत्न और भूल है, ये जो थॉर्नडाइक का नियम है, पावलोव का नियम है, स्किनर का नियम, इन नियमों के अनुसार अगर हम कक्षा में शिक्षण करवाते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि एक बार जो बालक गलतियां करते हैं उसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है और धीरे धीरे गलतियों में कमियां आती रहती है। तो हम शिक्षण के माध्यम से हम कोशिश कर सकते हैं कि पहली बार बालक जो गलतियां कर रहा है वो धीरे धीरे अगर हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो गलतियों में कमी आएगी। तो सीखने के संदर्भ में जो भी हम नियम है सीखने वाले, उन नियमों को हम ध्यान में रखकर शिक्षण कराएंगे तो एक आदर्श शिक्षण बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण के समय जो नियम है उस नियमों के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें अधिगम सिद्धांतों संबंधी जो भी सिद्धांत से, जो इस प्रिंसिपल से सीखने के संबंधित उन सिद्धांतों, उन प्रिंसिपलों का ध्यान रखना, जिससे एक आदर्श पाठ्यक्रम के अंतर्गत बेहतर से बेहतर अनुभवों को निर्मित करके, उसको शामिल करके हम पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं।
तो ये हमने आज कक्षा में जाना कि राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के जो निर्माण और सोपान है उसके अंतर्गत लक्ष्य और उद्देश्य और अधिगम अनुभव का चयन हम किस तरीके से करेंगे। तो इसी के संदर्भ में अब आपका असाइनमेंट है पाठ्यक्रम निर्माण सोपान के अंतर्गत लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा अधिगम अनुभवों का चयन सोपान को बताइए। कौन कौन से दो सोपान समझे, लक्ष्य और उद्देश्य और अधिगम अनुभव है। इन दो सोपानों के बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, इसमें हमको सावधानी बरतनी है, सतर्कता रखनी है और अपने साथ साथ परिवार और आसपास जागरूकता करानी। जब भी घर से बाहर निकलो, मुंह पर मास्क बांध कर निकलो और अनावश्यक किसी वस्तु को छूने से बचो।